we are going to start chapter number 5, ठीक है? और let me share the screen again. ये मसला, चलो अच्छा, अब इसके अंदर जो स्टैटिक का वर्ड है, स्टैटिक लोडिंग, ठीक है? व्हाट डज स्टैटिक लोड मीन जी? आप ये बताएं कि लोड की टाइप्स कितनी होती है? स्टैटिक लोड होता है और डायनामिक लोड होता है। स्टैटिक लोड कौन सा होता है? डायरेक्शन सेम हो, लोड जो लग रहा है उसका पॉइंट ऑफ एक्शन या पॉइंट्स ऑफ एक्शन दे आर कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड इज कांस्टेंट एंड द डायरेक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है, ये तीन चीजें किसी लोड के अंदर होंगी तो वो स्टैटिक लोड हो जाएगा। क्या क्या जी? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एक्शन। एक से ज्यादा भी हो सकता है पॉइंट, तो वो अगर कांस्टेंट है। इनमें से कोई एक चीज चेंज हो रही हो तो लोड कैसा हो जाएगा? डायनामिक लोड हो जाएगा। ठीक है, सो दीज आर। अच्छा, डायनामिक लोड में भी आगे 2 या 3 मुख्तलिफ टाइप्स की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल साइक्लिक लोड। साइक्लिक लोड कौन सा होता है? जिसके अंदर एक सेट पैटर्न फॉलो हो रहा होता है, एक साइकिल फॉलो हो रहा होता है लोड का। लोडिंग, अनलोडिंग या टेंशन कंप्रेशन का एक साइकिल फॉलो हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ साइकिल ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज के दरमियान लोड एक साइक्लिक पैटर्न फॉलो कर रहा है, साइनोसॉइडल वेव फॉलो कर रहा है। ठीक है, एक हो जाएगा जी रैंडम लोड, उसके अंदर कोई साइकिल्स नहीं है। ठीक है, कभी वो ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। दोनों टाइप्स के लोड मौजूद है। ठीक है, सो इन दिस चैप्टर, ये जो आप 5th चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें हम फेलियर्स प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि किसी भी लोडिंग कंडीशन के अंदर फेलियर कब होगा, जबकि लोड स्टैटिक इन नेचर। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 5 होगा आपका। और चैप्टर नंबर 6 में हम फेलियर प्रिडिक्ट करेंगे जब लोड डायनामिक इन नेचर होगा। अच्छा, दोनों में बड़ा फर्क होता है, स्टैटिक और डायनामिक लोड में। आपने देखा होगा कि जब हम अक्सर जो है ये वाली फिगर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बनाते हैं, विच इज़ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। इसमें एक ये पॉइंट आता है जहाँ पे लीनियर रीजन खत्म हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? इसके अगेंस्ट स्ट्रेस को यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, या पॉइंट ऑफ यील्डिंग। तो स्टैटिक लोड के अंदर essentially what we say is कि if are applied stress, so say for example, ये याद रखें कि ये जो टेस्ट जिसके नतीजे में ये ग्राफ आता है, that is a यूनिएक्सियल स्ट्रेस टेस्ट या यूनिएक्सियल टेस्ट। क्यों यूनिएक्सियल इसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसमें जो आपके पास सैंपल है उसको एक ही डायरेक्शन के अंदर जो है उसके ऊपर स्ट्रेस लगाई जाती है। सो दिस एक्चुअली दिस कर्व या ये जो इस कर्व में से जो प्रॉपर्टीज आती हैं, यील्ड स्ट्रेंथ हो गई, अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो गई, अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी आती है ना, फिर यंग्स मॉडुलस है, डक्टिलिटी है, परसेंट रिडक्शन इन एरिया या परसेंट इलोंगेशन, इससे आप डक्टिलिटी फाइंड आउट करते हैं मटेरियल की। इसी तरह रेजिलियंस, टफनेस, ये चीजें सारी इस एक ग्राफ में से आ रही हैं। बट दिस ग्राफ इज
a result of an extremely simple test. जो आपके पास रियल लाइफ में कंडीशंस आप इनकाउंटर करेंगे वो मे बी यूनिएक्सियल ना हो, मे बी उसके अंदर जो पार्ट जिसके ऊपर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि वो फेल होगा या नहीं, उसकी ज्योमेट्री डिफरेंट होगी। यहाँ तो एक ही वो आपने देखा होगा उसमें भी, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स की लैब में भी, कि ये जो यूनिएक्सियल स्ट्रेस टेस्ट करते हैं उसके अंदर जो सैंपल होता है उसकी शेप इस तरह की एक फिक्स होती है, स्टैंडर्ड शेप होती है, ऐसी थी ना, इसको डॉग बोन शेप बाज लोग कहते हैं ये, और ये मशीनिंग के थ्रू बना होता है, जबकि हो सकता है कि आपका पार्ट कास्टिंग के थ्रू बना हो या किसी और प्रोसेस के थ्रू बना हो। इसका कोई खास हीट ट्रीटमेंट होगा, फॉर एग्जांपल एनीलिंग के थ्रू बना होगा, जबकि आपका पार्ट जरूरी नहीं कि उसी हीट ट्रीटमेंट के थ्रू बना हो जिसके ऊपर आप टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, जिसकी आप फेलियर को प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं। सो the thing that I'm trying to inculcate is या on to stress is कि ये जो टेस्ट है this is extremely simple। सिर्फ ये कह देना कि चूंकि मैंने जो स्ट्रेस अप्लाई की है वो यील्ड स्ट्रेंथ से कम है इसलिए मेरा मटेरियल कभी फेल नहीं करेगा, दिस इज नॉट इनफ। क्योंकि ये जो यील्ड स्ट्रेंथ आई है दिस वाज रिजल्ट ऑफ अ वेरी सिंपल टेस्ट which may not be applicable to your part at all। आपकी कंडीशंस बिल्कुल हो सकता है डिफरेंट हो, ठीक है, लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास जो पब्लिश्ड वैल्यूज हैं, जो आपकी बुक के एनेक्स्चर्स में लिखी होंगी या जो आप इंटरनेट पे गूगल करोगे मसलन के यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ फलाना टाइप ऑफ स्टील या फलाना टाइप ऑफ एल्यूमिनियम, किसी अलॉय का लिखोगे तो वो एक वैल्यू देगा जो कि इस टेस्ट में से आएगी। सो यू हैव टू यूज दीज वैल्यूज, और आपने इन वैल्यूज को यूज करते हुए फेलियर को प्रिडिक्ट करना है, तो उसके लिए फिर हमें कुछ थ्योरीज यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। उन थ्योरीज को वो थ्योरीज जो हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो फॉर एग्जांपल ये वो फेलियर थ्योरीज है इस चैप्टर में। 3 फेलियर थ्योरीज हम डक्टाइल मटेरियल्स के लिए पढ़ेंगे, ये डक्टाइल मटेरियल्स के लिए थ्योरी है, और 3 थ्योरीज, 3 है कि 2 है? 2 है, 2 थ्योरीज हम ब्रिटल मटेरियल्स के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों की ट्रीटमेंट डिफरेंट है, दोनों का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको पता है डिफरेंट होता है। जो आपके होते हैं डक्टाइल मटेरियल उनका बड़ा प्लास्टिक रेंज होती है, जो आपके ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं वो लीनियर रीजन के बाद एकदम फ्रैक्चर कर जाते हैं। सो दोनों की ट्रीटमेंट डिफरेंट है। अच्छा, अगर मेरे पास एक सिंपल यूनिएक्सियल टेस्ट है, फॉर एग्जांपल ये वाला टेस्ट, और मेरी जो कंडीशन है जिनके ऊपर मैंने इस मटेरियल को टेस्ट करना है, और जो लैब के अंदर इस सैंपल की यील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए जो मैंने यूनिएक्सियल टेस्ट किया, दोनों की कंडीशंस भी सिमिलर थी, सब कुछ सिमिलर था। फिर अगर मैं यील्ड स्ट्रेंथ से कम लोड लगाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इतनी स्ट्रेस अप्लाई करता हूँ, तो क्या ये मटेरियल कभी फेल होगा? ये मटेरियल कभी फेल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इस स्ट्रेस को, ये स्ट्रेस इतनी है जो मैं अप्लाई कर रहा हूं, मैक्सिमम स्ट्रेस इतनी है, लेकिन मैं साइकिल्स में लगाता हूं, लोड करता हूं, अनलोड करता हूं, लोड करता हूं, अनलोड करता हूं, फिर ये मटेरियल कभी फेल होगा? डायनेमिक लोड में आपका मैक्सिमम स्ट्रेस इवन इफ इट इज लेस देन द यील्ड स्ट्रेंथ, तो मटेरियल फटीग की वजह से फेल कर जाता है। दैट इज व्हाई वी हैव अ सेपरेट चैप्टर फॉर दैट। उसकी थ्योरीज बिल्कुल डिफरेंट होंगी, ठीक है। उसमें हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यूज नहीं करते, उसके अंदर हम SN डायग्राम यूज करते हैं। अगर आपने मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग के कोर्स में गालिबन पढ़ी होगी, जिसके अंदर आपकी एक Y एक्सिस के ऊपर स्ट्रेस होती है
और एक्स एक्सिस के ऊपर नंबर ऑफ साइकिल्स होते हैं, और ये दोनों एक्चुअली लॉगरिथमिक स्केल्स होते हैं। और फिर आपके पास डिफरेंट मटेरियल्स के लिए इस तरह का डिफरेंट ग्राफ बनता है, जो कि आपको बताता है कि कितनी स्ट्रेस पे पार्ट की लाइफ कितनी होगी, कितने नंबर ऑफ साइकिल्स तक चलेगा। बट अगेन दिस इज ओनली वैलिड फॉर साइक्लिक टाइप ऑफ डायनामिक लोडिंग, रैंडम लोडिंग के लिए ये यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, तो ये आपकी फेलियर थ्योरीज हैं जो आप चैप्टर 5 में कवर करेंगे। उससे पहले एक टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट जो कि आज हम यहां से शुरू करेंगे, विच इज स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो अभी तक मैंने जो बातें की हैं उनकी समरी इन 2-3 स्लाइड्स में। स्टैटिक लोड क्या होता है मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या कर रहे होंगे, स्ट्रेंथ और लोड, इसके रिलेशनशिप्स को फाइंड आउट कर रहे होंगे, प्रिडिक्ट कर रहे होंगे कि स्ट्रेंथ किस टाइम पे, स्ट्रेस जो है या लोड जो है वो किस टाइम पे स्ट्रेंथ को ब्रीच कर जाएगी। यानी हम क्या बेसिकली कर रहे हैं, प्रिडिक्शन ऑफ फेलियर। This is what we are going to do in this chapter under static loading condition. किसी का कोई क्वेश्चन हो क्लास में या ऑनलाइन तो रोक के कर सकते। अच्छा, अब जो आपकी स्ट्रेंथ है, लोड तो आपने कैलकुलेट करना सीख लिया हुआ है ना, सिंपल तरीके तो सीख लिया आपने कि अगर एक्सियल लोड हो तो F/A से आप स्ट्रेस निकाल लेते हैं, अगर बेंडिंग लोड है तो MC/I से स्ट्रेस निकालते हैं, अगर टॉर्शनल लोड है तो TR/J से निकालते हैं। ठीक है, अब स्ट्रेंथ जो है वो मैंने जैसे कि आपको बताया कि स्ट्रेंथ हम जैसे यील्ड स्ट्रेंथ या अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ये जिन टेस्ट से फाइंड करते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, उनमें बहुत सारी चीजें वो मिस आउट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल ट्रीटमेंट, सरफेस फिनिश, फैब्रिकेशन का मेथड, ज्योमेट्री कैसी है, आपके एक्चुअल पार्ट और टेस्ट पार्ट की डिफरेंट ज्योमेट्री होती है। फिर फॉर एग्जांपल हो सकता है आपका मटेरियल जो है वो आपका मटेरियल या आपका मशीन पार्ट जो है वो एक आईसी इंजन के अंदर लगा हुआ है, आईसी इंजन के अंदर कंबस्टन हो रहा है, तो वो हाई टेम्परेचर के ऊपर स्ट्रेसेस उसके ऊपर लग रही हैं, जबकि आप टेंसाइल टेस्ट जिस स्पेसिमेन का कर रहे थे वो रूम टेम्परेचर पे थे, तो दोनों के स्ट्रेंथ में फर्क आ जाएगा ना। इसी तरह हो सकता है आपका जो मशीन पार्ट है वो किसी कोरोसिव एनवायरनमेंट में लगा हो, कोरोजन होती है उधर, तो ओवर द टाइम कोरोजन की वजह से उसकी स्ट्रेंथ चेंज होती जाएगी। जबकि आपके पास तो एक यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू जो आपने चार्ट में से या अपने टेबल में से अपेंडिक्स में से ले ली, आप तो उसी को देखकर चल रहे हैं। तो यू हैव टू रियलाइज कि स्ट्रेंथ जो है, जो यील्ड स्ट्रेंथ या अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, आप कंप्लीटली इसके ऊपर रिलाय करके डिजाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा फेलियर क्या चीज है, पहले फेलियर को डिफाइन कर लें क्योंकि हमने फेलियर प्रिडिक्ट करना है। सो फेलियर मुख्तलिफ किस्म का हो सकता है। अगर एक पार्ट है वो फ्रैक्चर हो जाता है, यानी 2 या ज्यादा पीसेस में वो डिवाइड हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, सो दिस इज अ फेलियर, राइट। लेकिन सिर्फ फ्रैक्चर की वजह से फेलियर नहीं होता, अगर कोई पार्ट परमानेंटली उसकी शेप डिस्टॉर्ट हो जाए, आपने 2 व्हील्स के दरमियान एक शैफ्ट लगाई विच वाज मेंट टू बियर सम टॉर्क, ठीक है, लेकिन वो परमानेंटली ट्विस्ट हो गई या परमानेंटली बेंड हो गई लोड की वजह से, तो अब आपको वो रिप्लेस करनी पड़ेगी। ठीक है, सो उसमें क्या हुआ जी, वो फ्रैक्चर तो नहीं हुई लेकिन परमानेंट डिस्टॉर्शन आ गई उसमें, उससे उसकी ज्योमेट्री खराब हो गई, उसकी रिलायबिलिटी डाउनग्रेड हो गई या उसका फंक्शन कंप्रोमाइज हो गया, किसी भी वजह से आपको वो रिप्लेस करनी पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह अच्छा ये रिलायबिलिटी डाउनग्रेडेड, फॉर एग्जांपल कई मरतबा कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर
क्या हुआ बेटा? पूछ के नहीं जाते कि वैसे ही अच्छा, तो रिलायबिलिटी, बाज़ औक़ात आप जिस मशीन पार्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं या उसमें फेलियर प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं, दैट मे बी क्रिटिकल टू द फंक्शन ऑफ अ वेरी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, या इट माइट इवन बी क्रिटिकल टू ह्यूमन लाइफ, कि अगर वो ख़राब हो जाएगा तो ह्यूमन लाइफ को इंडेंजर करेगा। फॉर एग्जांपल एरोस्पेस इंडस्ट्री में आप एरोप्लेन के किसी पार्ट की अगर जिक्र कर रहे हैं, या ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, ठीक है, तो या आपका एक रॉकेट है जो कि एस्ट्रोनॉट्स को लेकर जा रहा है, अब दैट वो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके ऊपर इन्वेस्ट हो चुके हैं। तो ऐसे केस में आप वेट फेलियर को कैसे डिफाइन करते हैं? आप ये नहीं वेट करते कि पार्ट दो हिस्सों में तकसीम हो गया या परमानेंटली डिस्टॉर्ट हो गया, आप उसका रिलायबिलिटी एनालिसिस कर रहे होते हैं। अगर उसकी रिलायबिलिटी 99% से 95% हो गई तो भी आप कहेंगे कि इस पार्ट को रिप्लेस करें। सो इट डिपेंड्स ऑन द फंक्शन एज वेल। तो ये सारी चीजें फेलियर। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर, हमारे चैप्टर के अंदर हम रिलायबिलिटी की तो बात ज्यादा नहीं कर रहे होंगे, ऑल्दो थोड़ा सा इसके अंदर आएगा, लेकिन वी आर प्रिडिक्टिंग फेलियर बेस्ड ऑन परमानेंट डिस्टॉर्शन और सेपरेशन। परमानेंट डिस्टॉर्शन को हम फेलियर कह रहे हैं और फ्रैक्चर को हम फेलियर कह रहे हैं। अब ये फॉर एग्जांपल कुछ पिक्चर्स हैं जो कि बुक में से ली हैं मैंने। दीज आर पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेलियर्स। ये जो आपको राइट पे फिगर नजर आ रही है, ये एक वेल्व स्प्रिंग फेलियर है, ठीक है। ये एक इंजन के अंदर वेल्व स्प्रिंग लगा, उसको ओवर किया, आरपीएम इंजन की जो उसकी डिजाइंड वैल्यू थी उससे बढ़ा दी गई, जिसकी वजह से स्प्रिंग में ज्यादा सर्ज आई और वो फ्रैक्चर कर गया। अब आप देख सकते हैं इसकी सरफेस को, ये जो फ्रैक्चर हुई है, दिस इज एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ऑल्दो आपको पता है स्प्रिंग के ऊपर तो हमेशा एक्सियल लोड लगता है ना स्प्रिंग के ऊपर, तो ये 45 डिग्री पे क्यों फ्रैक्चर हुई है? क्योंकि 45 डिग्री के ऊपर शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होती है। आपने मोहर सर्कल में देखा था, शियर स्ट्रेस जो है वो 45 डिग्री, मोहर सर्कल के ऊपर उसका एंगल 90 डिग्री होता है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस से। इस केस में मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इस डायरेक्शन में आएगी, उससे 45 डिग्री पे, क्योंकि मोहर सर्कल में 90 डिग्री होता है तो एक्चुअल में वो 45 डिग्री होता है। तो दैट मीन्स कि इस केस में सिर्फ मैं फ्रैक्चर की सरफेस देख के बता सकता हूं कि दिस पार्ट फेल्ड ड्यू टू shear stress exceeding the shear strength। नॉर्मल स्ट्रेस ने नॉर्मल यील्ड स्ट्रेंथ या अल्टीमेट स्ट्रेंथ को एक्सीड नहीं किया, बल्कि उससे पहले shear स्ट्रेस ने, टॉ ने एक्सीड किया उसकी यील्ड या अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन shear को, ठीक है। अच्छा, ये जो ए पार्ट है ये क्या है? फेलियर ऑफ अ ट्रक ड्राइव शैफ्ट स्प्लाइन, कोरोजन फटीग। कोरोजन ये होती है कि आपका जो मटेरियल है उसकी आउटर सरफेस पे केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उस मटेरियल की नेचर चेंज होना शुरू हो जाती है और वो जो है रिमूव हो जाता है उससे, और अल्टीमेटली वो पार्ट जो है वीक होता जाता है, ठीक है। जी जी जी। इरोजन और कोरोजन में क्या फर्क होता है? हाँ, कोरोजन, कोरोजन एक केमिकल प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। कोरोजन इज अ केमिकल प्रोसेस, रिमूवल ऑफ मटेरियल ड्यू टू अ केमिकल प्रोसेस, वो कोरोजन है। और रिमूवल ड्यू टू फिजिकल प्रोसेस जो है, रगड़ की वजह से कोई चीज अगर आपने लूज कर रहे हैं तो उसको इरोजन कहते हैं, ठीक।
इसी तरह ये देखें, ये जो है ये आपको नजर आ रहा, दिस इज अ बोल्ट जो कि बीच में से फ्रैक्चर हो गया। ये किस वजह से हुआ है जी? ये एक वेट लिफ्टिंग मशीन के अंदर लगा हुआ था और डिजाइन के अंदर कोई फॉल्ट नहीं थी, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फॉल्ट ये आई कि जिस तरीके से इसको इंस्टॉल किया गया तो लोड जो है वो मशीन के ऊपर आने की बजाय सारा लोड बोल्ट के ऊपर आ गया, तो वो टूट गया, फेल हो गया। ठीक है, इसी तरह ये इम्पैक्ट फेलियर ऑफ अ लॉन मोवर ब्लेड ड्राइवर हब, ये राइट पे। ओके, अब मैं आपसे जो हम पहले जिक्र कर रहे थे इस बातें की, मैं आपसे 4 डिजाइन कैटेगरीज जो आपके सामने रखता हूं, जो मैंने थोड़ा सा जिक्र किया अभी। फर्स्ट डिजाइन कैटेगरी, फेलियर ऑफ द पार्ट वुड इंडेंजर ह्यूमन लाइफ। तो मैंने बात जहां से शुरू की थी वो ये थी कि आपके पास जो यूनिएक्सियल टेंसाइल टेस्ट का रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल कंडीशंस में और लैब कंडीशंस में फर्क बहुत ज्यादा, बहुत डिफरेंस है दोनों में। अच्छा, अगर मेरा पार्ट जो है वो ऐसा है कि उसका फेलियर ह्यूमन लाइफ को इंडेंजर कर रहा है, या पार्ट तो ह्यूमन लाइफ को तो इंडेंजर नहीं कर रहा, लेकिन उसको हमने इतना बल्क में मैन्युफैक्चर करना है, इतनी बड़ी तादाद में मैन्युफैक्चर करना है कि मैं उसकी टेस्टिंग की कॉस्ट को बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, मैंने जो है एक पार्ट जो $1.5 का है, लेकिन वो इतनी बड़ी तादाद में बनाना है कि मैं उसके टेस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा भी करूं तो उसकी कीमत 1.5 से $1.52 हो जाती है। तो फिर मैं टेस्टिंग की कॉस्ट पे बहुत ज्यादा परेशान नहीं होऊंगा। फिर मैं क्या करूंगा इन 2 सिनारियोज में कि आई विल डिजाइन इलेबोरेट टेस्टिंग प्रोग्राम, यानी जो एक्चुअल कंडीशंस है मैं टेस्ट के अंदर भी उन्हें मिमिक करने की कोशिश करूंगा। जो ज्योमेट्री एक्चुअल में वही उसी ज्योमेट्री का पार्ट मैं टेस्ट करूंगा। जिस किस्म के लोड, यानी यूनिएक्सियल लोड, आप तो पहले यूनिएक्सियल एक डायरेक्शन में लोड लगा रहे थे टेंसाइल टेस्ट में, अगर एक्चुअल में लोड 4 डायरेक्शंस में लग रहा है तो मैं टेस्ट स्पेसिमेन के ऊपर भी 4 डायरेक्शंस में लोड लगा के देखूंगा कि फेलियर किस पॉइंट पे आता है उस लोड को बढ़ाते हुए। अगर कोरोसिव एनवायरनमेंट है एक्चुअल में तो मैं लैब के अंदर भी कोरोसिव एनवायरनमेंट को रिक्रिएट करूंगा। अगर हाई टेम्परेचर पे आपका एक्चुअल पार्ट लगना है तो मैं लैब के अंदर भी हाई टेम्परेचर के ऊपर, लेकिन ऑब्वियसली इस सारी टेस्टिंग की कॉस्ट है, वो कॉस्ट आप कब जो है वो बियर करना चाहेंगे? आइदर द फेलियर ऑफ द पार्ट इज एंडेंजरिंग ह्यूमन लाइफ और द पार्ट इज मेड इन एक्सट्रीमली लार्ज क्वांटिटीज। आप बना तो एक सादा बोल्ट रहे हैं लेकिन आपने वो मिलियंस के हिसाब से मार्केट में सप्लाई करने, तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर एन इलैबोरेट टेस्टिंग व्हिच नीड्स ऑब्वियसली टाइम एंड मनी। ठीक है जी, ये समझ आ गया आपको? जब आपके पास इस किस्म का टेस्टिंग स्कीम, फिर आपको थ्योरीज की जरूरत नहीं है, आपको फेलियर थ्योरीज अप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने तो एक्चुअली लैब में जाके एक्सपेरिमेंटली चेक कर लिया कि मेरा फेलियर किस लोड के ऊपर फेलियर अकर करेगा। आपने एग्जैक्टली सेम कंडीशंस पे टेस्ट किया, सो यू डू नॉट नीड एनी फेलियर थ्योरीज, आपके पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आर गुड इनफ। अच्छा, सेकंड जो डिजाइन कैटेगरी है उसके अंदर क्या है जी कि पार्ट इज बीइंग मेड इन लार्ज इनफ क्वांटिटीज दैट अ मॉडरेट सीरीज ऑफ टेस्ट इज फीजिबल। आप फर्स्ट कैटेगरी जितना खर्चा तो नहीं कर रहे टेस्ट के ऊपर, लेकिन फिर भी एक मॉडरेट सीरीज ऑफ टेस्ट करके एक रीजनेबली गुड एक्सपेरिमेंटल डाटा वो निकाल लेते हैं उसमें से। तीसरा जो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर भी हम जिस डिजाइन कैटेगरी के ऊपर फोकस कर रहे होंगे, और आप लोग भी बेसिकली अपने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में भी आप NERC करोगे या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करोगे, वहां पे ना तो आपने पार्ट बल्क में बनाना, ठीक है, आपने NERC का रोबोट बनाना है, 2 मोटर्स लगानी है,
एक एक साथ गियर लगाना है, शैफ्ट लगानी है, जो जो कुछ भी लगाना है वो बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में। तो आप इलेबोरेट टेस्टिंग स्कीम का ना आपके पास टाइम है ना आपके पास रिसोर्सेज है, ठीक है। सो इसमें क्या है जी, टेस्टिंग इज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल, और द डिजाइन मस्ट बी कंप्लीटेड सो रैपिडली दैट देयर इज नॉट इनफ टाइम फॉर टेस्टिंग। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप पब्लिश्ड वैल्यूज जो हैं, यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, इनकी जो पब्लिश्ड वैल्यूज हैं, जो यूनी एक्सियल टेंसाइल टेस्ट के नतीजे में आपको पता चली, आप उनको यूज करेंगे और फेलियर प्रिडिक्ट करने के लिए फेलियर थ्योरीज यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि कैसे करना है। और फोर्थ जो डिजाइन कैटेगरी है, दैट इज द ऑलरेडी बीन डिजाइंड, मैन्युफैक्चर्ड एंड टेस्टेड एंड फाउंड टू बी अनसैटिस्फैक्टरी। ये भी एक डिजाइन कैटेगरी है। आपने डिजाइन कर लिया, मैन्युफैक्चर कर लिया, उसको टेस्ट किया, दैट वाज नॉट अप टू द मार्क। अब आपने उसका एनालिसिस करना है कि मुझे पार्ट के अंदर क्या इंप्रूवमेंट करनी है, उसकी ज्योमेट्री चेंज करनी है, उसका मटेरियल चेंज करना है, किस किस्म की डिजाइन के अंदर चेंजेस करूंगा तो मैं उसको इम्प्रूव कर पाऊंगा, फेलियर से बचा पाऊंगा। सो दीज आर द 4 डिजाइन कैटेगरीज जो आपकी मटेरियल प्रॉपर्टीज दी हुई है, वो अपेंडिक्स ए के अंदर गिवन है, ठीक है। अपेंडिक्स ए बहुत बड़ी अपेंडिक्स है, A-1 से लेके कोई A-18 20 तक मुख्तलिफ टेबल्स है इसमें, जो कि हम मुख्तलिफ चैप्टर्स के अंदर यूज करते रहेंगे, ठीक है। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि आपके पास एग्जाम के अंदर बुक होनी बहुत जरूरी है। अच्छा चलें, अब पहला जो पोर्शन है इस चैप्टर का, दैट इज स्ट्रेस कंसंट्रेशन। हम इसको इस पे चले जाते हैं, इसके बाद फेलियर थ्योरी शुरू करेंगे। अच्छा, स्ट्रेस कंसंट्रेशन का जो बेसिक आपके पास है ना कॉन्सेप्ट, वो ये है। अच्छा, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन वाला एक ब्लॉक है। इसकी ये वाली W है, थिकनेस कह लें या विड्थ कह लें, थिकनेस T है। इसके ऊपर मैंने ये लोड लगाया। सो व्हाट इज द नॉर्मल स्ट्रेस? आप कहेंगे जी F/WT, यही होगा ना। अच्छा, इसी तरह अब मैं, यही बार है मेरे पास, एग्जैक्टली यही चीज है, फोर्स भी उतनी लग रही है F, लेकिन अब इसके अंदर एक होल है, होल का डायामीटर D है, और मैं इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर आपसे पूछ रहा हूं कि स्ट्रेस की क्या वैल्यू है। हाँ, F/W - D इंटू T, पूरा डायमीटर कट हो रहा है, ठीक है। सही है जी, एग्रीड। अच्छा, दिस द प्रॉब्लम इज कि दिस स्ट्रेस जो मैंने ये फॉर्मूला से फाइंड आउट किया है, दिस इज मच लेसर देन द एक्चुअल स्ट्रेस जो कि आप एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट करें। अगर आप एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट करेंगे इधर कितनी स्ट्रेस लग रही है, तो वो स्ट्रेस की वैल्यू इस स्ट्रेस से बहुत ज्यादा है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि एनी डिसकंटिन्यूटी in a machine part alters the stress distribution in the neighborhood of the discontinuity। जो डिसकंटिन्यूटी क्या है? आपकी एक ज्योमेट्री है, वो एक कंटिन्यूअस फॉर्म में चल रही है, एकदम डिसकंटिन्यूटी, जैसे ये होल है, ये एक डिसकंटिन्यूटी है। इस डिसकंटिन्यूटी की विसिनिटी में स्ट्रेस रेज हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है स्ट्रेस। दिस इज नोन एज एन एरिया ऑफ स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, और इस होल को आप स्ट्रेस रेजर कह सकते हैं, ठीक है। सो हाउ टू फाइंड आउट कि कितनी स्ट्रेस बढ़ी है, स्ट्रेस की एक्चुअल मैक्सिमम वैल्यू क्या है?
क्योंकि आपको मैंने हमेशा बताया कि हम डिजाइन के अंदर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस में इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि आपने जो डिजाइन करना है आपने मटेरियल या ज्योमेट्री ऐसी चूज करनी है कि स्ट्रेंथ वो मैक्सिमम स्ट्रेस से ज्यादा हो, ऐसे ही है ना। तो मुझे मैक्सिमम स्ट्रेस का पता होना चाहिए। तो ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूला से आप स्ट्रेस फाइंड आउट करते हैं, इसको जी अब हम कह देते हैं नॉमिनल स्ट्रेस, सिग्मा नॉट। दिस इज नॉमिनल स्ट्रेस। और जहां पे डिसकंटिन्यूटी आ जाए वहां पे सिग्मा जो है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नॉमिनल स्ट्रेस। जो सिग्मा मैक्स होगा वो नॉमिनल स्ट्रेस से ज्यादा होगा। तो अब मैं उसको फाइंड आउट कैसे करूं? फाइंड आउट करने के लिए जी we have these factors KT and KTS. KT is theoretical stress concentration factor. KT is stress concentration factor. T theoretical के लिए यूज हो रहा है theoretical stress concentration factor. और KTS जो है वो भी स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर ही है, लेकिन शेयर के केस में। इसमें जो सबस्क्रिप्ट में ऐसा आ रहा है दैट इज फॉर शेयर। सो KT की वैल्यू क्या, डेफिनेशन है ये सिग्मा मैक्स ओवर सिग्मा नॉट, यानी जो एक्चुअल स्ट्रेस उस पार्ट के ऊपर वहां पे लग रही है उसकी रेशियो है नॉमिनल स्ट्रेस के साथ। तो मैंने अगर सिग्मा मैक्स निकालनी हो तो मुझे KT का पता होना जरूरी है, ऐसे ही है ना। इसी तरह मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस अगर निकालनी हो तो मुझे KTS का पता होना जरूरी है। अब ये KT और KTS जो है ये किसी इसकी कोई थ्योरेटिकल बैकग्राउंड नहीं है कि मैं मेरे पास कोई इक्वेशन हो के जो मुझे बता दे के, या मैथमेटिकल मॉडल हो जो मुझे बता दे कि KT की क्या वैल्यू है। ये फाइंड किया जाता है एक्सपेरिमेंटल डाटा से। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद आपकी अपेंडिक्स A15 और 16 में कुछ ग्राफ दिए हुए, उनके थ्रू हम KT फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल ये वो वाला केस है जो कि मैंने आपको दिखाया था। इसके अंदर आपके पास एक ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की एक बार है जिसके अंदर एक होल हुआ हुआ है, ठीक है। और इसके ऊपर एक्सियल डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रही है। तो सबसे पहले तो ये देखें कि इसी ये मैंने फिगर आपकी अपेंडिक्स में से उठाई है, बुक की अपेंडिक्स में से A15-1 है मेरा ख्याल है, A-15-1। सो सबसे पहले तो देखें कि उसने नॉमिनल स्ट्रेस का भी फॉर्मूला दिया हुआ है which is F over W minus D into T, जो हमने पहले देखा है कि कैसे आ गया। अब जो सिग्मा मैक्स है वो मैंने आपको बताया कि दैट वुड बी KT इंटू सिग्मा नॉट। सिग्मा नॉट तो इधर से निकल आएगा, KT कैसे निकलेगा? अब KT जो है ना यानी स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर, दैट इज अ फंक्शन ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ द पार्ट। इसका मटेरियल से कोई ताल्लुक नहीं। अगर आपका एक होल का खास साइज हो तो उसका स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर चाहे वो वुड का पार्ट हो, स्टील का हो, एल्यूमिनियम का हो, कॉपर का हो, किसी भी मटेरियल का बना हो, अगर उस होल की ज्योमेट्री सब में सेम है तो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर भी सेम होगा, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। अब ये देखें कि एक्स एक्सिस पे तो सॉरी वाई एक्सिस पे तो आपका KT है, एक्स एक्सिस पे कोई ज्योमेट्रिक पैरामीटर आपको नजर आ रहा है। दिस इज अ रेशियो ऑफ D एंड W। D डायमीटर है होल का और W विड्थ है। सो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास डायमीटर होता 0.1 सेंटीमीटर और विड्थ होती 1 सेंटीमीटर, तो आपका D बाई W कितना होता? 0.1। सो आप इधर होते, तो आपके पार्ट की KT की वैल्यू होती जी 2.7 या 2.65 के करीब करीब। अब आप इस इक्वेशन को यूज करके देखें कितना बड़ा फर्क है।
यानी एक्चुअल स्ट्रेस या मैक्सिमम स्ट्रेस जिस पे आपको डिजाइन करना चाहिए दैट इज 2.7 टाइम्स हायर देन नॉमिनल स्ट्रेस, जो कि आप फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं। तो ये मतलब आप रियलाइज कर रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है केटी या स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो आपने इस तरह ये इन ग्राफ्स में से केटी निकालना होता है। थोड़ा सा पीछे वापस जाएंगे। केटी आपको बताया नॉर्मल स्ट्रेस के लिए यूज होता है और केटीएस शियर स्ट्रेस के लिए। ठीक है, सिग्मा नॉट और टॉ नॉट ये नॉमिनल स्ट्रेसेस हैं जो कि आपको मैथमेटिकल इक्वेशंस जो बताती हैं स्ट्रेस, ये वहां से निकल आती है। Generally, it is the stress calculated by using the elementary stress equation and the net area or net cross section. स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर सिर्फ ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, ये भी आपको बता दिया। और ये जो ग्राफ्स पीछे बने हुए, ये जो अपेंडिक्स में ये जो फॉर एग्जांपल डाटा बना हुआ, ये कहां से आया जी? ये वेरियस एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स हैं। आपने ये ग्राफ जिसने भी बनाया, कोई रिसर्च की होगी किसी ने, उसने क्या किया होगा, उसने D/W के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस लिए होंगे, उनके वो पार्ट बनाए होंगे, फिर उन पार्ट्स को फेलियर तक टेस्ट किया होगा, टेंसाइल टेस्ट उन पे लगाया होगा और देखा होगा कि लोड की किस वैल्यू के ऊपर फेल हो जाता है। जिस वैल्यू के ऊपर फेल होता है वो स्ट्रेंथ की वैल्यू है। तो उसे पता लग गया कि यार इधर तो मैं 2.7 टाइम्स कम फोर्स लगा रहा हूं फिर भी वो यील्ड कर रहा है या फ्रैक्चर कर रहा है। दैट मींस कि यहाँ पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर 2.7 है, उसने इधर एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया। फिर उसने D/W की वैल्यू चेंज की, उसको 0.2 कर दिया, उसके ऊपर यही काम किया। फिर उसने देखा कि फोर्स की मैं ये 2.5 टाइम्स लगाता हूं तो फ्रैक्चर कर जाता है। इस तरह करके आप फिर वेरियस टेस्ट इसी एक शेप के ऊपर सिर्फ D/W की रेशियो चेंज करता रहा, तो उसने ये एक पूरा ग्राफ बना दिया। तो इस तरह ये जो कहते हैं एक्सपेरिमेंटली आपने ये फाइंड आउट किया, उसका ये मतलब है जी। कोई चीज? अच्छा, नॉर्मली डक्टाइल मटेरियल्स में स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर प्ले नहीं करता। ब्रिटल मटेरियल्स में तो 100% आपको जब भी ब्रिटल मटेरियल मिले और उसके अंदर डिसकंटिन्यूटी हो, आपने हमेशा स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर यूज करना है। ठीक है जी। डक्टाइल मटेरियल्स में आप कभी यूज करते हैं कभी नहीं यूज करते, डिपेंड करता है। नॉर्मली जो स्ट्रेन हार्डनिंग जिन मटेरियल्स के अंदर होती है उसमें ये यूज नहीं करते। स्ट्रेन हार्डनिंग किसी को याद है क्या होती है? हाँ, स्ट्रेन हार्डनिंग जो बेसिकली आपका डक्टाइल मटेरियल होता है, आपको पता है कि वो इसमें आता है, इस तरह उसका ग्राफ होता है ना। लेकिन अगर आप उसको प्लास्टिक रीजन में लेकर जाएं और छोड़ दें, फेलियर तक नहीं लेके गए, सॉरी मैं दोबारा बनाता हूं। ठीक है, यहां तक गया। अब आप इसको अगर अनलोड करें, क्योंकि इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तो हो गई है ना, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गई, तो ये यूं वापस आएगा। नहीं, वो तो यील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने का तरीका है, उसकी बात नहीं कर रहा, स्ट्रेन हार्डनिंग। अब देखें, अगर आप इसको दोबारा लोड करेंगे, आपने एक दफा अनलोड कर दिया, तो ये फिर अब ये परमानेंट डिस्टॉर्शन आ चुकी है, सो इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। तो ये जब इस ग्राफ को फॉलो करेगा और यील्डिंग यहां से शुरू होगी, पहले तो यहां से शुरू हो रही थी ना यील्डिंग, अब वो यहां से यील्डिंग शुरू होगी, विच मीन्स कि इसका यील्ड स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ गई है। इसी तरह अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। तो दीज आर मटेरियल्स जिनको आप कहते हैं जी स्ट्रेन हार्डनिंग हुई, ये प्लास्टिक रीजन में जाके इनकी यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ना शुरू हो जाती है, इनकी स्ट्रेंथ, यील्ड भी और अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ऐसे मटेरियल्स के इस बिहेवियर की वजह से बाज़ औक़ात आप डक्टाइल मटेरियल्स में स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर को इग्नोर भी कर सकते हैं,
क्योंकि वो जब यील्ड होने लगता है तो खुद ही उसकी स्ट्रेंथ बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके वो अपेंडिसेस हैं, मैंने इधर थोड़ी सी कॉपी भी कर दी है। मुख्तलिफ किस्म की ज्योमेट्रीज और मुख्तलिफ किस्म की लोडिंग कंडीशंस हैं। आपने देखना है कि मेरा जो प्रॉब्लम है उसके अंदर लोडिंग कंडीशन क्या है और जो नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो कैसी है। फॉर एग्जांपल ये पहले में ये जो A15-1 है इसके अंदर एक्सियल लोड है और होल है सेंटर में। जो A15-2 है उसमें एक्सियल लोड नहीं है बल्कि बेंडिंग मोमेंट है। इसके लिए स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर के डिफरेंट ग्राफ्स है। अब इसके अंदर देखिए मल्टीपल लाइंस हैं। एक तो आपकी वही D/W की रेशो है जो कि आप देख रहे हैं, और दूसरी चीज आप क्या देख रहे हैं वो है D/H, क्योंकि आप बेंडिंग इन्वॉल्व है और बेंडिंग में आपको पता है MC/I होता है। C ये H है, ठीक है, ये H जो है ये भी इन्वॉल्व हो गया। तो उसने D/H की मुख्तलिफ रेशोज की मुख्तलिफ लाइंस लगा दी हैं। आपने सबसे पहले देखना है कि मैंने किस लाइन को चूज करना है। आप D/H की रेशो के मुताबिक अपनी लाइन चूज कर लें और उसके ऊपर जो D/W की वैल्यू आ रही है, सो फॉर एग्जांपल if D/H was 0.5 and D/W was 0.2, तो आप 0.5 मैंने कहा, सॉरी, तो आप यहां से इस लाइन को देख रहे होंगे और आपकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी विच इज 2.1 या जो भी है। ठीक है, इसी तरह ये अब यहाँ पे होल नहीं है बल्कि नॉच आ गई है। एक्सियल और मोमेंट बेंडिंग मोमेंट है लेकिन नॉच के लिए। यहाँ पे अब सर्कुलर शैफ्ट्स आ गए। अब ये डी आ गया, डी का मतलब है डायमीटर, तो ये सर्कुलर शैफ्ट्स हैं और फिले बना हुआ है। ठीक है, अब फिले का रेडियस वो भी एक इम्पॉर्टेंट ज्योमेट्रिक पैरामीटर है, उसको R/D से हम देख रहे हैं। और ये कितना मैक्सिमम डायमीटर कितना था और मिनिमम डायमीटर कितना था, इसकी रेशो इन लाइंस के अंदर आ गई। ठीक है जी, तो इसी तरह अब ये टॉर्क आ गया मोमेंट की जगह, क्योंकि शैफ्ट पे अक्सर टॉर्क लग रहा होता है। तो इस तरीके से ही आपके पास मुख्तलिफ हुआ है। तो अभी ब्रेक कर लेते हैं, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। रिकॉर्डिंग में फिलहाल स्टॉप कर देता हूँ। जी जी, पूछे पूछे जी।